नमस्कार। मैं प्रकाश सिरवी एसपीसी जीसीए अजमेर अर्थशास्त्र के सह व्याख्याता। आज मैं आपको भारतीय आर्थिक चिंतन के महत्व के बारे में बताने जा रही हूँ। हम भारत के अर्थशास्त्र के विद्यार्थी होने के नाते जब आर्थिक चिंतन की बात करते हैं तब पाश्चात्य चिंतन को तो याद रखते हैं, लेकिन भारतीय आर्थिक चिंतन को भूल जाते हैं, जो उचित नहीं है। अलेक्जेंडर ग्रे ने भी कहा है कि भारत के अर्थशास्त्र के सिद्धांतों का विधिवत नियमों का विकास भले ही हाल में हुआ हो, परंतु अर्थशास्त्र संबंधी बातों के बारे में विचार, मनन, विमर्श तभी से चला आ रहा है जब से मनुष्य ने विचारना शुरू किया। और यदि हम ये देखें कि ऐसी परिस्थितियों में हम पाश्चात्य दर्शन, पाश्चात्य आर्थिक परिवेश को ही याद रखें और भारतीय आर्थिक चिंतन को भूल जाएं, ये उचित नहीं होगा। चाहे प्राचीन आर्थिक विचारों को वर्तमान की भांति वैज्ञानिक रूप अभी तक नहीं मिला हो, लेकिन उनकी उपयोगिता को हम कम नहीं आंक सकते, क्योंकि वे तत्कालीन सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों की वास्तविकता से हमें अवगत कराते हैं। निसंकोच इन्हें वैज्ञानिक विचारों की आधारशिला के रूप में स्वीकार किया जा सकता है, क्योंकि अतीत ही वर्तमान को जन्म देता है। पूरे विश्व को आर्थिक दृष्टिकोण से हम दो भागों में बांटकर देखते हैं, पूंजीवाद और साम्यवाद। 20वीं सदी के अंतर्गत ये दोनों ही अच्छे से फल फूल रहे थे, लेकिन साम्यवाद अनेक देशों में समाप्त प्रायः हो गया है और पूरे विश्व के अंतर्गत पूंजीवाद का ही बोलबाला है। जहाँ पर मिश्रित अर्थव्यवस्था है वहाँ भी पूंजीवाद और साम्यवाद का मिश्रण होता है, लेकिन साम्यवाद को कम और पूंजीवाद को अधिक महत्व दिया जा रहा है। उदाहरण के लिए भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया है, जहाँ भी वर्तमान के अंतर्गत निजीकरण व पूंजीवाद को अधिक महत्व दिया जा रहा है। लेकिन यदि हम ये देखते हैं कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अकॉर्डिंग भी हम आगे बढ़ेंगे तो प्रकृति को बहुत नुकसान हो सकता है, क्योंकि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था उपभोगवादी अर्थव्यवस्था है। वह प्रकृति को उपभोग करना चाहती है, चाहे उससे प्रकृति का नुकसान भी क्यों न हो, चाहे मानव को हानि भी क्यों नहीं पहुंच रही हो। इसलिए हमें भारतीय, यदि हम देखते हैं कि पाश्चात्य जो चिंतन है वो जिन सिद्धांतों पर टिका हुआ है वह भी आने वाले दिनों में उसे खत्म कर देगा, तो पूरे दुनिया के सामने एक तृतीय विकल्प के रूप में भारतीय आर्थिक चिंतन ही रह जाएगा। इसलिए हमें भारतीय आर्थिक चिंतन का अध्ययन करना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। अब हम ये देखते हैं कि पाश्चात्य चिंतन किन उन सिद्धांतों पर टिका है जो उसे खत्म कर देंगे। वह 4 सिद्धांत है। पहला सिद्धांत है अस्तित्व के लिए संघर्ष, दूसरा सर्वोत्तम का अस्तित्व, तीसरा है प्रकृति का शोषण और चौथा है व्यक्तिगत अधिकार। प्रथम की बात करते हैं हम पूंजीवाद को। जो प्रथम सिद्धांत है वह है अस्तित्व के लिए संघर्ष, और पूंजीवाद का ये प्रथम सिद्धांत, पूंजीवाद को पनपाने के लिए एडम स्मिथ व किन्स का बहुत बड़ा योगदान है। एडम स्मिथ कहा करते थे, कभी किसी का भला मत करो, यदि करना भी हो तो तुम तभी करो जब उसमें तुम्हारा कोई स्वार्थ सिद्ध हो रहा हो। और किन्स तो ये कहा करते थे कि व्यक्ति को लोभ और लालच को अपना भगवान बना लेना चाहिए, क्योंकि इसी के माध्यम से वह गरीबी की टनल को पार करके प्रकाश की किरण देख सकता है। तो इस प्रकार से पूंजीवाद का महल जो है वह स्वार्थ पर खड़ा है, जबकि उसके विपरीत भारतीय आर्थिक चिंतन जिस सिद्धांत पर टिका है वह है समन्वय व सहयोग। और यहाँ पर कहीं संघर्ष भी नज़र आता है तो वह अज्ञानता से, जिस दिन अज्ञानता खत्म हो जाएगी वह संघर्ष भी खत्म हो जाएगा। दूसरा सर्वोत्तम का अस्तित्व।
अपने आप को सर्वोत्तम सिद्ध करने के लिए पाश्चात्य देश अरबों रुपए खर्च कर रहे हैं। यदि हम पूरे विश्व की बात भी न करें और केवल अमेरिका और रूस की ही बात करें तो भी इन दोनों के पास इतने घातक हथियार हैं कि ये चाहे तो चुटकी में पूरे विश्व को खत्म कर सकते हैं। लेकिन हमें मानवता को खत्म नहीं करना है, हमें इसे अक्षुण्ण बनाए रखना है। इसके लिए भारतीय आर्थिक चिंतन के अंतर्गत सर्वोत्तम के अस्तित्व के स्थान पर सर्वे भवन्तु सुखिन का सिद्धांत दिया गया है और जो सभी का हित सभी के बारे में सोचते हैं, जबकि पाश्चात्य चिंतन केवल स्वयं के बारे में ही सोचता है और स्वयं के हित के बारे में ही सोचते हैं, क्योंकि भारतीय चिंतन सभी के हित के बारे में सोचते हैं। तीसरा जो है प्रकृति का शोषण। पाश्चात्य चिंतन के अंतर्गत ये मान्यता है कि भगवान ने मनुष्य को धरती पर प्रकृति का उपभोग करने के लिए भेजा है, तो वो प्रकृति का शोषण करते चले जा रहे हैं, प्रकृति को अपने उपभोग के लिए नष्ट करते चले जा रहे हैं। जबकि कहा गया है कि यदि हम प्रकृति को बचाएंगे तो प्रकृति हमें बचाएगी और यदि हम प्रकृति को नष्ट कर देंगे तो एक दिन हम स्वयं भी नष्ट हो जाएंगे। जबकि भारतीय संस्कृति के अंतर्गत प्रकृति के शोषण के स्थान पर प्रकृति के दोहन को महत्व दिया गया है। हमारे यहाँ प्रकृति को पूजा जाता है, नदियों की पूजा की जाती है और पहाड़ों की पूजा की जाती है, पक्षियों को दाना डाला जाता है। तो यदि हम प्रकृति को पूजा करेंगे, प्रकृति की रक्षा करेंगे तो हमारी भी रक्षा होगी। चौथा है व्यक्तिगत अधिकार। यदि हम अधिकारों की बात करते हैं तो हम सबके मौलिक अधिकार हैं और वो हमें मिलने चाहिए, लेकिन इन अधिकारों की प्राप्ति के लिए हम एक दूसरे से लड़ने को तैयार हो जाते हैं, ये उचित नहीं है। भारतीय आर्थिक चिंतन के अंतर्गत अधिकारों की जगह पर महात्मा गांधी ने भी कर्तव्यों की बात की है। कहते हैं यदि हर व्यक्ति अपना कर्तव्य सही ढंग से निभा ले तो दूसरों के अधिकारों की रक्षा तो स्वयं अपने आप ही हो जाएगी। इस प्रकार से भारतीय आर्थिक चिंतन जो है वह प्रकृति को बचाता है, वह सबकी रक्षा करता है। यदि हम भारतीय आर्थिक चिंतन पर विचार करें तो वह ही पूरे दुनिया के सामने एक तृतीय आर्थिक विकल्प के रूप में प्रस्तुत हो सकता है। जब पाश्चात्य चिंतन जिन इन 4 सिद्धांतों पर टिका हुआ है, यह आने वाले समय में चारों सिद्धांत इसे खत्म कर देंगे और पूरी दुनिया के सामने आर्थिक विकास के लिए एक तृतीय विकल्प के रूप में भारतीय आर्थिक चिंतन ही रह जाएगा। यदि हम भारतीय आर्थिक चिंतन को और विस्तार से समझने की प्रयास करते हैं तो हमें इसके आर्थिक स्रोत ग्रंथ है उनके बारे में जानना आवश्यक है, जिससे हमें पता चलता है कि इसके अंतर्गत हम क्या क्या अध्ययन करते हैं। इसके स्रोत ग्रंथों के अंतर्गत प्रथम है ऐतिहासिक स्रोत, जिसके अंतर्गत हम शिलालेख, ध्वजाशेष, प्रागैतिहासिक व सिंधु घाटी सभ्यता का अध्ययन करते हैं। और दूसरा है वैदिक साहित्य। इसमें 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और प्रमुख रूप से हम अध्ययन करते हैं। उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ, सूत्र ग्रंथ आदि का भी इसमें अध्ययन किया जाता है। तृतीय जो स्रोत ग्रंथ है वह है स्मृति साहित्य। ये 100 से भी अधिक है और इनमें मुख्य रूप से हम जिन्हें शामिल करते हैं वह है मनु, याज्ञवल्क्य, नारद, बृहस्पति, गौतम, पराशर आदि। और चौथा जो स्रोत है वह है पुराण साहित्य, जिसके अंतर्गत हम रामायण, महाभारत, उपपुराण, जिसमें हम वायु, अग्नि, विष्णु, वामन, भागवत पुराण आदि को सम्मिलित करते हैं। और नेक्स्ट है खंड काव्य व अन्य संस्कृत साहित्य। इसके अंतर्गत हम कालिदास, बाणभट्ट, शूद्रक और दंडी को शामिल करते हैं। ऐतिहासिक विचारक, जिसके अंतर्गत हम मैगस्थनीज, हैंसान, फाइयान, अब्दुल फजल आदि के ग्रंथों में आर्थिक विचारों को शामिल करते हैं। मुद्राएं एवं सिक्के, इससे हमें अनेक देशों के रहन सहन, जीवन, व्यापार, व्यवसाय आदि के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। उपरोक्त के अलावा भी भारतीय आर्थिक चिंतन के अंतर्गत स्वामी दयानंद सरस्वती, दादाभाई नौरोजी, महादेव गोविंद रानाडे, गोपाल कृष्ण गोखले, आर.सी. दत्त, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू आदि ने ब्रिटिश शासन की शोषणवादी नीतियों के खिलाफ अपने आर्थिक विचार प्रस्तुत कर जनता को जागरूक बनाया था।
देश आज़ाद होने के बाद नेहरू जी के पाश्चात्यवादी दर्शन की अनेक भारतीय आर्थिक विचारकों ने आलोचना भी की है और उन्होंने ये कहा है कि यदि भारतीय आर्थिक चिंतन की व्यूह रचना को हमें भारतीय परिस्थितियों के अनुसार ही आगे बढ़ाना चाहिए, ना कि पाश्चात्य आर्थिक चिंतन के अनुसार। अतः स्पष्ट है कि पूरी दुनिया के अंतर्गत जब पूंजीवाद भी खत्म हो जाएगा तो आर्थिक चिंतन के रूप में भारतीय आर्थिक चिंतन का महत्व दिनों दिन बढ़ता चला जाएगा। धन्यवाद।